एक इंसान 33 दिनों तक समुद्र में खोने के बाद अपने एक 50 साल पहले मरे हुए अंकल से कैसे मिला। एक इंसान का हाथ घर बैठे ऐसे कैसे हो गया। नोट करना इस बात को कि इस इंसान को कोई बीमारी नहीं थी, जीरो डिजीज, फिर भी उसका हाथ ऐसा कैसे हो सकता है। और आपको पता है भारत में एक ऐसी घटना हुई थी जो कि जापान का जो हिरोशिमा वाला घटना था, वो एटॉमिक वेपन जितना एनर्जी निकाला था उससे 23,000 गुना ज्यादा डेवास्टेटिंग एनर्जी का घटना भारत में एक जगह पर हो चुका है, जिसमें कि 2,30,000 भारतीय एक साथ मर गए थे। जानिए ये घटना कौन सी है। सिर्फ 20 साल पहले हुई थी। और क्या आपने कभी नागमणि देखा है? तो आज जान लो इसके बारे में। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को अभी लाइक तुरंत से कर दो और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 9, एक इंटरनेशनल चेस मास्टर थे रॉबर्ट वेड। वो बहुत ही अच्छा चेस खेलते थे। वो अपना ज्यादातर मैच जीतते थे और पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया था कि इसको चेस में कोई नहीं हरा सकता। फिर उनमें आया ओवर कॉन्फिडेंस। उन्होंने वर्ल्ड के सामने एक ऐसा चैलेंज रखा जो कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने स्किल्स को प्रूव करने के लिए सबके सामने उन्होंने तय किया कि अरे सुनो, चेस में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना, किसी और एरिया के मास्टर चेस प्लेयर को हराना, ये सब तो मेरे लिए कॉमन बात हो गया है ना। तो काम करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ जो अभी तक कोई नहीं किया और सबके सामने एक ऐसा चीज प्रेजेंट करता हूँ कि सबका होश दंग रह जाए। कुछ ऐसा उनका तेवर था। और उन्होंने क्या किया पता है? 30 लड़कों को बुलाया चेस खेलने के लिए और कहा कि तुम लोग 30 अपना चाल चलना चेस में और मैं सबके साथ कॉम्पीट करूंगा एट द सेम टाइम। मतलब सबसे पहले के सामने चाल चलेगा, फिर दूसरे को भी हैंडल करेगा। मतलब 30 गेम एक साथ खेलेगा। और जिनके साथ खेल रहा था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे स्कूल के। और ये प्रेजेंट किया, लाइव किया पूरे वर्ल्ड के सामने कि 30 के 30 को हरा दूंगा ताकि अपना रुतबा और बढ़ पाए। और लास्ट में उन्होंने 30 के 30 स्टूडेंट के सामने एक भी मैच नहीं जीत पाया। 0। ही कुड नॉट विन इवन अ सिंगल गेम। पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा ये बात। इतनी बेइज्जती हुई उनकी उस दिन। आप सोचो, कोई चेस चैंपियन जो कि ऐसे अपना तेवर रखता है, 30 के साथ कंपीट करने आया, एक भी नहीं जीत पाया। ये एम्बैरेसमेंट वाले चीजों के लिस्ट में टॉप में आता है, टॉप 5 में वर्ल्ड के एम्बैरेसमेंट के लिस्ट में। नहीं, रॉबर्ट वेड ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनका रिस्पेक्ट बनता है, लेकिन ये जो काम किए उस दिन के बाद उनका ट्रोलिंग शुरू हो गया। वर्स्ट साइमल्टेनियस चेस प्लेइंग का रिकॉर्ड बन गया उस दिन। और एक डिटेल का फैक्ट जान लो आप कि 20 मैच ड्रॉ हुआ था और 10 मैच हारे थे। मतलब जीते एक भी मैच नहीं थे। फैक्ट नंबर 8, लेंसेस। लेंस सुन के आपको क्या मन में आता है? जैसे आई ग्लास पहनते हो तो वो लेंस होता है जिसके चलते आपको क्लियर दिखता है। या फिर मैग्नीफाइंग लेंस की बात कर लो, आपको क्या लगता है ये कब इन्वेंट हुआ होगा? लेंस एक मॉडर्न वर्ड लगता सुनने में कि हाँ लेंस, लेकिन ये कुछ 50-100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1200 नहीं, लेंस का ओरिजिनेशन 4600 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले लेंस इन्वेंट हुआ था। और सबसे पहले ये इजिप्ट में पाया गया था, विश्व के सबसे पहले लेंसेस। ये आप NIH का गवर्नमेंट आर्टिकल देख सकते हो कि फर्स्ट नोन लेंसेस ओरिजिनेटिंग इन इजिप्ट अबाउट 4600 ईयर्स अगो। फैक्ट नंबर 7, ये है वैंग ऑड ओगे। ये फिलीपींस से है और ये विश्व की सबसे मशहूर टैटू आर्टिस्ट में से एक है। और ये अभी भी एक्टिवली बहुत अच्छे टैटूज को बनाती है और बूढ़े होने के बावजूद भी अभी भी कमाती है। ये फिलीपींस की रहने वाली है। ये सब तो कुछ नहीं था। अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये 105 साल की है। फैक्ट नंबर 6, ये है एलियट टैनर। साल 2022 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से फिजिक्स की बैचलर डिग्री हासिल की और फुल टाइम प्रोफेसर बनना इसका गोल है। ये अब अपना PhD शुरू करने वाली है और PhD करने के बाद प्रोफेसर बनने वाली है। ये सब तो कुछ नहीं था। अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये मात्र 13 साल की है, 13 ईयर्स ओल्ड। फैक्ट नंबर 5, साल 2011 में एक समुद्री तूफान में एक इंसान अपने बोट में गुम हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। लकीली उसके पास बहुत दिनों का खाना बोट पर था, छोटा सा बोट था। और लगभग 33 दिनों तक वो समुद्र में रैंडमली इधर उधर तैरा और मुश्किल से बोट को सही जगह पे पॉइंट करना चाहा कॉम्पास देख कर। 33 दिनों के बाद फाइनली वो एक अनजान टापू पे आया। टापू पर उन्हें एक इंसान मिला जो कि उनको उठाया, वो बेहोशी की हालत में था, उसको उठाया, खाना पीना दिया, उसकी देखभाल किया। बाद में पता ये चला कि वो इंसान जो उसको सेव किया वो उसका अपना अंकल है जो कि बिल्कुल
इसी के तरह लॉस्ट होके उसी जगह पे 50 साल पहले खो गया था। और क्योंकि ये आइलैंड के लोगों में उतना कनेक्ट इंटरनेट वगैरह तो कुछ है नहीं, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ जीते हैं, तो 50 साल पहले की घटना थी कि उसके अंकल बीच समुद्र में तूफान में खो गए थे और शायद डूब गए थे। और इसके घर वालों ने सोचा था कि उसके अंकल तो अब मर गए हैं, लेकिन 50 साल बाद नेचर को, डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 50 साल बाद वही तूफान वाला घटना इसके साथ हुआ और ये एक नए टापू में आया और उस अंकल से मिला जिस अंकल को इसके घर वाले 50 साल से मरा हुआ मान रहे थे। इसके अंकल उसी अननोन आइलैंड में जी रहे थे और वहीं पर अपना ट्राइबल फैमिली बसा लिया था और वहीं पर अपना बिजनेस बसा लिया था। इस आर्टिकल में देखो कि 600 किलोमीटर ड्रिफ्ट होने के बाद फाइनली एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पर उनको उसके अंकल मिल गए। वैसे वाटरवेज की रिस्क की बात करें ना, तो मान लो कि आप किसी शिप में हो, आप कहीं जा रहे हो, तूफान आया अनफॉर्चुनेटली और शिप डूब गया। आजकल के शिप्स में बैकअप प्लान्स होते हैं, आपको वो लाइफ बोट मिल जाएगा या फिर वो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिससे कि आप डूबोगे नहीं, आप सरफेस पे रहोगे। लेकिन बात यह है कि इमीडिएटली ऐसा कुछ होने के बाद आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन का टावर बीच समुद्र में नहीं पकड़ता है, यानी सारे लोग हजारों किलोमीटर दूर पानी के बीच में अकेले फंस जाएंगे। और ऐसा कई बार होता है अभी के टाइम में भी। आप समुद्र के रात का सीन देखोगे तो अगर तूफान वगैरह आता है और शिप में कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो वो इतना हॉरिफिक होता है कि हर एक सेकंड लगता है कि अब पानी आके पूरा शिप को इनगल्फ ना कर ले अपने अंदर। वो सीन्स जो होते हैं समुद्र के वो हॉरिफिक होते हैं। आजकल तो हर शिप्स को ट्रैक किया जाता है, जैसे दुर्घटना होती है वैसे ही नेवी वाले वहां पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी पानी का जर्नी मुझे तो बहुत रिस्की लगता है, और स्पेशली वो 30 दिन वाले जर्नी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाते हैं। 30 दिन पानी में रहो, एक दिन भी अगर तूफान आए तो कितना डर लगता है। गूज़बम्प्स। फैक्ट नंबर 4, 1900s की बात करते हैं। एक्सरे। आपको पता है एक्सरे जो है ये ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसान को डेली कराना चाहिए। इस दुनिया में 2 तरह के रेज होते हैं, आयोनाइजिंग रेज और नॉन आयोनाइजिंग रेज। आपको पता है टावर्स जो है वो बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, ये बस एक थ्योरी है। सरकार अभी तक टावर्स को, शहरों के बीच में फोन टावर्स को किस लिए अलाउ करती है? घर के छत पे लगाना कोई भी कंपनी आके लगा लेती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट साइंस को मानेगी, ऑफ कोर्स थ्योरीज को तो नहीं मानेगी, लोगों के चर्चा को तो नहीं मानेगी कि उससे बर्ड्स को इफेक्ट पड़ रहा है। साइंस ये कहता है कि जो रेज है, जो टावर से निकलता है, सेल फोन का रेज, वाईफाई, घर में जो वाईफाई लगा है, ये इंसानों के लिए खतरनाक इसीलिए नहीं है क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग रेज है। मतलब वाईफाई आपके घर में लगा या फिर आप मोबाइल डेटा जो यूज करते हो, टावर घर तक पहुंच रहा है तभी मोबाइल डेटा आप चला पा रहे हो, यहाँ पर मौजूद है वो इंफॉर्मेशन फोन का। वैसे ही वाईफाई का भी है, तभी आप वायरलेसली डेटा को देख पा रहे हो अपने फोन में, यानी इस एम्प्टी एयर में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। तो वो चीज, वो रेज जब आपके स्किन पे हिट करती है तो स्किन को डैमेज नहीं करती है। नॉन आयोनाइजिंग, ये तो मतलब सेफ रेज है। और यही कारण है कि टावर्स अलाउड है, क्योंकि विज्ञान ने कभी भी पाया ही नहीं है कि ये शरीर पे कोई प्रभाव डाल रही है। शरीर का कोई पार्ट को नहीं कुछ कर सकती है, ना डीएनए डैमेज होगा बॉडी का, ना कुछ। सेफ, कंप्लीटली सेफ। लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेज जो होते हैं, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, वो बॉडी पे हल्का सा, बहुत माइन्यूट इफेक्ट डालते हैं। और वो क्योंकि आयोनाइजिंग के कैटेगरी में आता है, साइंटिफिकली स्पीकिंग आयोनाइजिंग कैटेगरी में, तो इसलिए वो डीएनए को भी डैमेज कर सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब 1900 के समय जब नया नया एक्सरे आया था, तब उसके जो इन्वेंटर थे विलियम कॉनराड रोंगटन, एक जर्मन इंजीनियर और फिजिसिस्ट, उन्होंने एक्सरे का नाम एक्सरे इसलिए रखा था क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। क्या है समझ आ रहा था मतलब बेसिकली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अननोन था इस रे के बारे में। एक्सरे से हम अपने बॉडी का हड्डी देख सकते हैं। पावरफुल था रे। वो कंफ्यूज थे क्या करूं, क्या नाम रखूं, तो एक्सरे रख दिया। एक्स मतलब क्या होता है? कोई चीज हम लोग को पता नहीं होता है तो एक्स करते हैं। मैथ्स में आप पढ़ते हो ना कि इसका वैल्यू एक्स है, वाई है, तो एक्स मतलब क्या? जो हमें पता नहीं है, अननोन वैल्यू। तो क्योंकि ये काफी अननोन टाइप का रे था, इसलिए इसका नाम ही एक्सरे रख दिया। तो यहां तक तो ठीक है। अब ये हाथ ऐसा क्यों हुआ है? ये एक्सरे के चलते हुआ है।
क्यों हुआ है? ये हाथ एक टेक्नीशियन का है, रॉयल लंदन हॉस्पिटल में जो काम करता था 1900 के समय, और उस टेक्नीशियन का काम था कि एक्सरे मशीन को कैलिब्रेट करो हर सुबह, मतलब डेली यूज के पहले उसको कैलिब्रेट करो, मतलब मशीन दिन भर यूज होगा, उसके पहले सुबह सुबह उसको अच्छा से सेटिंग वोटिंग करके बैठा दो। तो वो करने के लिए वो अपना हाथ को डेली डालता था और एक्सरे को कैलिब्रेट करता था। अपना हाथ डेली एक्सरे, डेली उसका आदत हो गया था, उसको तो मजा आता था ऐसे देख के, कह रहे वाह मेरा हड्डी दिख रहा है, वाह। तो प्लेफुल में वो डेली करता था इस चीज को, उसको तो पता नहीं था कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो इसी हरकत के चलते कुछ सालों बाद डीएनए डैमेज होना शुरू हो गया, कैंसर डेवलप होने लगा बॉडी में, और उसका हाथ ऐसा हो गया। यानी उस समय उनको लगा कि हार्मलेस है ये। उस टाइम जब नया नया एक्सरे आया था तो लोग एक्सरे मशीन को घर पे खरीद के उसको एंटरटेनमेंट मशीन की तरह यूज कर रहे थे। बच्चे डेली अपना हाथ का हड्डी का फोटो निकाल रहे थे, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। दे थॉट कि ये हार्मलेस है बिल्कुल, इसमें क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात है कि एक बार कोई एक्सरे टेस्ट कराता है उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन डेली हाथ पे अच्छा खासा डोज एक्सरे का पड़े, वो भी सालों तक डेली 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 डेली, तो ये हार्मफुल है। फैक्ट नंबर 3, बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो इतने कमाल के होते हैं, और क्या क्या संभव हो सकता है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। मिलिए ओलिविया फार्न्सवर्थ से, एक ऐसी लड़की जिसको ना थकान होती है कभी, ना कभी भूख लगती है, ना कभी कोई दर्द होता है। ये तीनों चीज उसके अंदर है ही नहीं। इस दुनिया में एस्टिमेटेडली 800 करोड़ लोगों में से 100 लोग मात्र ऐसे हैं जिनका ऐसा कुछ पाया गया है अभी तक इतिहास में, नॉन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इतिहास में। बचपन से ही उसको ज्यादा रोता हुआ किसी ने नहीं देखा था। बहुत कम सोती थी, बहुत कम खाती थी, ये तो ठीक था, लेकिन उसके सुपर पावर्स के बारे में तब पता चला जब 2016 में एक कार ओलिविया को टक्कर मारा, जिसके चलते वो दूर जाके गिर गई और बहुत जोर का इंपैक्ट था, मतलब आदमी बेहोश हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन वो मस्त वापस खड़ी हो गई और वापस जाने लगे अपने घर स्कूल से, नो फर्क। और ये चीज दूर से उसकी माँ ने देख लिया। अब उसका बॉडी कोई सेंस ऑफ फियर, टेंशन इसको फील ही नहीं कर सकता है। कितना अजीब है बॉडी ना। देखो इधर इधर बाल है, इधर स्किन है, और स्किन के अंदर सेल से बना है सब कुछ, डीएनए है उसके अंदर, उसमें इंफॉर्मेशन है, कोडिंग है भगवान का, जो भी बोलो क्रिएटर का। उस कोडिंग में प्रोग्राम लिखे गए हैं कि मार्क्स अच्छे आए तो खुशी वाला केमिकल रिलीज करना, मार्क्स खराब आए तो दुख देना, गर्लफ्रेंड चली जाए तो पूरा दुख देना दिमाग के अंदर, पट जाए तो खुशी देना, सब कोडेड है। ऐसा लगता है भगवान ने कितना अच्छा प्रोग्रामिंग कर रखा है सब कुछ का। तो ऐसा ऐसा कोड है, और ज्यादातर लोगों का कोड सेम ही है। ज्यादातर लोग, हम लोग सब इसलिए सेम तरह का लाइफ जीते हैं। लेकिन मान लो कि उसी दर्द वाले कोड को हम डिलीट कर दिए तो फिर दर्द फील ही नहीं होगा। इसी को डीएनए मैनिपुलेशन कहते हैं, जो कि फिलहाल इल्लीगल है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जो सुनामी 2004 में भारत के अंडमान एंड निकोबार में आया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, वो जब हुआ था जिसके चलते टेक्टोनिक प्लेट्स हिले थे और सुनामी आ गई थी बहुत तेज, तो उस टाइम अर्थ से इतना एनर्जी रिलीज हुआ था जो कि 23,000 न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर है। उतना इक्विवेलेंट का एनर्जी निकला था, तभी इतना मैसिव, भारत का सबसे मैसिव सुनामी था वो। लगभग 2,30,000 लोग, इतने लोगों की डेथ हुई थी उस सुनामी में। वैसे ऐसा जो घटना होता है, भूकंप, सुनामी, ऐसा टाइप के जो नेचुरल कैलामिटी होते हैं, उसका एक ब्रीफ सा जल्दी से मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ कि सबसे ज्यादा डेथ्स किसमें हुई है। ये देखो, 1931 में चाइना फ्लड्स आया था जिसमें करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1888 में येलो रिवर फ्लड आया था जिसमें करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। और बाकी लिस्ट आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो 2,30,000 लोग अंडमान एंड निकोबार में मरे थे। उसके ऊपर आप इस लिस्ट में एक बार देखो नीचे में, यहाँ आंध्र प्रदेश इंडिया में 1839 में कोरिंगा साइक्लोन आया था, उसमें भी 3 लाख लोग मरे थे। वो भी भारत के इतिहास के सबसे डेडलीस्ट घटनाओं में से एक था। फैक्ट नंबर 1, क्या नागमणि रियल है? ये जो सवाल है ये आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, क्योंकि आप या फिर आपके पेरेंट्स जब छोटे थे ना, तभी से ऐसे मूवीज देखते आ रहे हैं हम जिसमें नागमणि को दिखाया जाता है। और ऐसा मत मानना कि सिर्फ भारत में नागमणि के
के बारे में बात होती है, नहीं, पूरे विश्व भर में ये बात प्रचलित है कि जो कोबरा सांप होते हैं या फिर और भी अलग अलग टाइप के स्नेक्स, उसमें से कुछ के पास एक स्पेशल जेम होता है और वो जेम बहुत पावरफुल होता है। वो जेम, वो नागमणि किसी के भी हाथ लग गया तो वो बहुत पावरफुल बन जाता है। और आप ही सोचो, क्या एक बात एक ही जगह पे प्रचलित होती है? नहीं, कोई एक बात वायरस की तरह फैलती है। तो सदियों से नागमणि सिर्फ इंडिया में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि जर्मन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, हर जगह पे उसकी चर्चा है। लेकिन अगर प्रूफ की बात करें तो बात यह है कि आज तक कोई इंसान ऐसा सामने नहीं आया है पूरे विश्व में जो सामने आके असल का नागमणि दिखाया हो। आज तक एक भी नहीं। 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उसमें से एक भी इंसान सामने आके नहीं प्रूव कर पाया कि ये देखो ये है नागमणि और इसी में है वो पावर्स। तो अकॉर्डिंग टू साइंस ये तो पॉसिबल नहीं है कि नागमणि हो स्नेक के अंदर, लेकिन स्नेक्स में ऐसे पर्ल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्राइस में बिकते हैं। अफ्रीकन कल्चर में स्नेक का जो सर पे पर्ल होता है वो चमकता नहीं है, वो एक नॉर्मल सा स्टोन होता है, वो बहुत प्राइस पे बिकता है। और कई जगह पे उसी पत्थर को, जो कि सांपों के स्किन को काट के निकाला जाता है, जो कि उनके बॉडी का नेचुरल पार्ट है, उसी को नागमणि बोल के सेल किया जाता है बहुत जगह पर। ये कोबरा से निकला है। हालांकि जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो चमक रहा है, उसके अंदर पावर्स है, वैसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह इंसान के अंदर फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स होता है, वो बॉडी का एक क्रिएशन है, वैसे ही सांपों के बॉडी के अंदर उनके माथे पे पाया जाता है पर्ल। तो ज्यादातर उसी को नागमणि बोल के बेचा जाता है और कई जगहों पर सांपों का सर को काट के उसको निकाल के उसी का ट्रेड किया जाता है। तो एक तरह से सांपों के ऊपर ये क्रूएल्टी नहीं हुई, सांपों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भी तो दर्द होता होगा ना जब उनका सर कटता होगा। लेकिन इंसान ने इसी को व्यापार बना दिया है, बिजनेस बना दिया है, पैसा कमाने का तरीका बना दिया है, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है। आराम से जियो, हर क्रीचर को जीने दो। कई सांप इसी के चक्कर में मरते हैं। तो बात यही है कि ये कॉन्सेप्ट मूवीज और फिक्शन से पॉपुलर हुआ है कि सांपों के अंदर ऐसा स्टोन होता है, एक फेयरी टेल बन गया है और इसका कोई प्रूफ आज तक नहीं दे पाया है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये नहीं होता है। हो सकता है इच्छाधारी नाग नागिन या फिर नागमणि असल होता हो, मे बी, ये पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको लिटरली हल्के में लेके स्टोन निकाल के उसका व्यापार करना, बिजनेस करना, ये गलत हो रहा है। बाकी हमारे ग्रंथों में कई कहानियां हैं इसको लेके, तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे अभी के दुनिया में इसको बिजनेस बना दिया गया है और लिटरली ले लिया गया है। ये दिक्कत है। तो समरी ये है कि असली वाला नागमणि हो सकता है और मे भी होता है, लेकिन जो भी आप सामने देखते हो अपने आंखों के, जो सपेरे दिखाते हैं या फिर अफ्रीकन कल्चर में जिसका पूजा किया जाता है, वो सब कोबरा के अंदर हेड में एक पार्ट पाया जाता है, उसी को एज अ नागमणि, असली वाला नागमणि बोल के उसी को सेल किया जाता है। तो ये थी नागमणि की सच्चाई। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो को कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।